नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार नेलवाल। जैसा कि आज मैं जिस महाद्वीप के बारे में बात कर रहा हूँ, उस महाद्वीप के बारे में आपको पता होगा। एक्चुअल में आज जिस महाद्वीप की बात करेंगे वहाँ के रहस्य बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पर नदियाँ ऐसी होती हैं जहाँ जिन पर आप नाव नहीं चला सकते। उस महाद्वीप में ऐसे रहस्य छुपे हैं, उनके अंदर माना जाता है कि इतने खनिज संसाधन हैं कि आज तक हम ढूंढ ही नहीं पाए। न सिर्फ नदियाँ, विभिन्न प्रकार के जानवर जो आप सिर्फ अपने सपनों में देखते हैं, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह की नई नई वैरायटीज़ हम देखते हैं उस महाद्वीप में। ये महाद्वीप जब तक लिविंगस्टोन ने इसकी खोज नहीं की थी, उससे पहले अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी कि जिसके बारे में लोगों को पहचान ही नहीं, जानकारी ही नहीं। यहाँ पर जनजातियों का निवास ज़्यादा था, नीग्रो, पिग्मी, मोस्टली सारी जनजातियाँ यहाँ पर रहती थी, जिनका विकास हुआ ही नहीं था और अभी भी नहीं हुआ। यहाँ के रहस्यमय झील, रहस्यमय नदियाँ और रहस्यमय पहाड़ों के बाद अब हम आज बात करने वाले हैं भविष्य के इस महाद्वीप की। माना जाता है कि इसमें कई भविष्य की संभावनाएं हैं, कई भविष्य के खनिज और मिनरल्स की ताकत इनके पास है। और रहस्यमय इस महाद्वीप के नाम है अफ्रीका महाद्वीप। संसार का आबादी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। आइए इस महाद्वीप के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो प्रकार के मानचित्रों का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक मानचित्र है पॉलिटिकल, जिसमें आपको जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरा है प्राकृतिक अफ्रीका का जो मानचित्र है, इसमें आपको साफ तौर पर यहाँ की जलवायु और यहाँ के मौसम संबंधी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल मिलाकर के 55 देश हैं। 49 देश इस सीमा के अंदर है, भूमध्य है। भूमध्य मतलब कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर है, जबकि 6 देश प्रायद्वीपीय देश हैं। उन 6 देशों के नाम हैं सेशेल्स, मॉरिशस, सेशेल्स। तो दोस्तों, आज हम अफ्रीका महाद्वीप के ये पहले पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। इनमें कुल 55 देश हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा देश अल्जीरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, और सबसे छोटा देश सेशेल्स, द्वीपीय देश है। कुल 6 द्वीपीय देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं। सेशेल्स जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, मॉरिशस, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। साउथ टोमे, कैप वर्डे, तो एक कोमोरोस और अलग देश है जो द्वीपीय देश है। 49 भीतरी सीमा में है, 6 बाहरी देश हैं। अब आप देखिए, भूमध्य रेखा ये अफ्रीका महाद्वीप के ठीक बीचों बीच से जाती है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए, जहां से हम देख पाएंगे कि तीनों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मैं आपको बताऊं कि अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु शीतोष्ण, जो दक्षिण में है वो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मध्य में भूमध्य रेखीय प्रदेश होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, वर्षा वन, घने जंगल। वही रहस्यमय दुनिया, अभी हम इसकी बात करेंगे। रहस्यों से घिरी हुई है यहाँ की दुनिया, मैं आपको बता दूं। और भविष्य में बड़े संसाधनों की उम्मीद हम अफ्रीका महाद्वीप से लगाते हैं। सारी दुनिया से गुलामों को यहाँ से सप्लाई किया जाता था अमेरिका में खदानों की खोजों के लिए। तो इन लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा हो नहीं पाया, ये जनजातीय लोग थे, उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। और उसके अलावा उत्तरी में देखिए, उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। प्रमुख हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र जो आपको नजर आ रहा है भूमध्य रेखा के नजदीक, भूमध्य रेखा पर बसे देश हैं साउथ टोमो, गबन, कोंगो, कोंगो रिपब्लिक, कोंगो जायरे के बाद युगांडा, कीनिया और सोमालिया। मित्रों, सोमालिया वो हिस्सा है जिसका एक पार्ट कभी भारत से मिला था। सोमालिया भारत के भूखंड से ही अलग हुआ है। भारत का जो डेक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, वो सीधे सोमालिया से कनेक्टेड है। और बड़ी इत्तेफाक वाली बात मैं बताऊं कि अफ्रीका के ज़्यादातर देश गरीब हैं, जनजातीय देश है, ज़्यादातर गरीब देश है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका को अगर, तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को अगर छोड़ दिया जाए या 1-2 देशों को अगर हम छोड़ दें, तो ज़्यादातर देश इस महाद्वीप के अंदर गरीब देशों में ही गिने जाते हैं। और अब हम देखें कि जो रेंज है सोमालिया जिसकी हमने बात करी, जिसने टॉप पर रखा है पिछड़े देशों की लिस्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती और इरिट्रिया। देखिए, इरिट्रिया,
जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। ये 4 देश सिंह जैसा निकला है अफ्रीका महाद्वीप में, ये 4 देश मिलकर कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये पशु चारण के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। देखिए ये भारत का भूखंड इसलिए भी लगता है क्योंकि एशियाई शेर भारत के गुजरात में पाए जाते हैं, वो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, उनकी नस्ल बिल्कुल जो जलवायु वहाँ मिलती है वो यहाँ पर भी मिलती है, और डेक्कन ट्रैप से अलग हुआ हिस्सा है। तो ये इलाका कहलाता है, जो आपको ये नजर आ रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वहीं नीचे देखिए, अगर आप फ्रंट लाइन स्टेट्स की अगर बात करें, अफ्रीका के 6 देश फ्रंट लाइन स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं। उन फ्रंट लाइन स्टेट्स के जो नाम है, सीमावर्ती देशों के नाम, अंगोला, ये लिखा नहीं है शायद मैंने, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया और बोत्सवाना। अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये 6 देश अफ्रीका महाद्वीप में कहलाते हैं फ्रंट लाइन स्टेट्स। मैं आपको पहले पॉलिटिकल बता रहा हूं कि कौन कौन से देशों की स्थिति कहां पर है। ये दक्षिण अफ्रीका का है सबसे लास्ट में। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा से अत्यधिक दूरी होने के कारण शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और वेल्ड घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो प्रेरीज के जैसे हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जिस कारण वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वन। और यहीं पर जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर जंगल भी ज़्यादा होते हैं, और इतनी बड़ी रेंज में अगर बरसात ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि बरसात ज़्यादा होने की वजह से जंगल भी बहुत बड़ा होगा, बहुत घना होगा, सदाबहार होगा। और जब इतना घना जंगल होगा तो विभिन्न प्रकार के जानवर और जैव विविधता यहाँ पर नजर आएगी। काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय इसलिए इनको कहा भी जाता है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। अगर मैं देखिए पॉलिटिकल में आऊँ तो देखिए आप ध्यान से, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है भूमध्य रेखा के नज़दीक का, ये क्षेत्र कहलाता है वर्षा वन, जहाँ पर सदाबहार जलवायु आपको मिलेगी और घने जंगल मिलेंगे। इन्हीं घने जंगलों में कॉन्गो एक देश आपको नजर आ रहा होगा, कॉन्गो। ज़्यादातर अफ्रीका की नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यहाँ पर बरसात होती है, बरसात होने से कुंड निर्मित हो जाते हैं, झीलें निर्मित हो जाती हैं, और झीलें निर्मित होने से इन क्षेत्रों से ही जो नदियां हैं उनके स्रोत बनते हैं, और स्रोत बनकर कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वन, यहीं पर से नदियों के उद्गम स्थल है। देखिए भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा पर यहाँ पर एक झील है, लेक विक्टोरिया, आप देख पा रहे हैं, लेक विक्टोरिया, जो जिसकी सीमा बनती है युगांडा, कीनिया और तंजानिया से। तंजानिया, युगांडा और कीनिया, ये सबसे बड़ी झील है जो अफ्रीका की है, और यहीं से निकलती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी, नील नदी। यहाँ पर भी आप देखिए नील नदी, ये नदी ऐसे निकलती है, नील नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन आप ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाली क्षमता वाली नदी है अमेजन, वो दक्षिण अमेरिका में है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र यहाँ पर है। और देखिए ये नदी यहाँ से दक्षिणी सूडान। अच्छा, मैं अफ्रीका देशों की ज़्यादातर जानकारी ये भी दे दूँ आपको। अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी क्षेत्र मोस्टली इस्लामिक है, यहाँ पर इस्लामिक जनसंख्या पाई जाती है। और भूमध्य रेखा के नीचे के ज़्यादातर देश ईसाई बाहुल्य हैं, यानी कि ईसाई बाहुल्य हैं। कभी अंग्रेजों ने पूरा आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया था। साउथ अफ्रीका तो उनकी पूरी कॉलोनी थी। आज भी साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग आपको नजर आते हैं, वो गोरे लोग यूरोपीय मुल्क के ही हैं। अफ्रीकी मुल्क के ज़्यादातर लोग नीग्रो जनजाति के थे या जनजाति के थे, लेकिन जो गोरे लोग साउथ अफ्रीका में ही नजर आते हैं। यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने किया, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी खाने थी। किम्बरले खान बड़ा प्रसिद्ध है हीरो के लिए, और जोहानिसबर्ग गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है जो साउथ अफ्रीका में है, जिस वजह से अंग्रेजों का यहाँ पर रुझान रहा, डेवलपमेंट हुआ, और उनकी बस्तियाँ आज भी यहाँ पर हैं। तो और उसके अतिरिक्त देखिए आप अफ्रीका के उत्तरी देशों की एक और खासियत है कि इनके उत्तरी क्षेत्र में इस्लामिक बहुलता है और दक्षिणी क्षेत्रों में ईसाई। इसी तरह से देखिए सूडान एक देश था, सूडान में उत्तर में इस्लामिक था और दक्षिण में ईसाई लोग थे, जिस वजह से धर्म के आधार पर इसका विभाजन हुआ और उत्तरी सूडान अलग हुआ और दक्षिणी सूडान अलग हुआ। इस्लाम यहाँ सऊदी अरब से जब फैला था तो इधर उसका प्रभाव बहुत अत्यधिक रहा। एक जो छोर था वो पश्चिम की तरफ प्रचार करता रहा, और एक पूर्व की तरफ भारत में ईरान, इराक, अफगानिस्तान में खूब प्रचार इस्लाम का हुआ, जिस वजह से ये उत्तरी क्षेत्र पूरा इस्लामिक बन गया है और नीचे ईसाई बहुल्य क्षेत्र है। तो अब हम बात कर रहे थे नाइल नदी की। नाइल नदी देखिए यहाँ से दक्षिण, क्योंकि ये व्हाइट नाइल है, नील नदी व्हाइट नील नदी में जैसे जिस तरह से गंगा देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है, उसी तरह यहाँ पर ब्लू नाइल यानी कि ब्लू नील टाना झील है इथियोपिया में टाना झील है, यहाँ से नदी निकलती है ब्लू नाइल,
और ये खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद ये नाइल कहलाती है, उसके बाद ये मिस्र जाती है और मिस्र में ये कहलाती है मिस्र का वरदान, फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जो निकलती है विक्टोरिया झील से। देखिए उसके नीचे आप देखेंगे तो तंजानिया बड़ा प्रसिद्ध है, इनका एक कंट्री है। हम तंजानिया के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ज़्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत नहीं है ज़्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन फिर भी आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत नहीं है। कुछ ही रेंज हैं जैसे एटलस, ड्रैकेंसबर्ग और माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वतमाला है अफ्रीका महाद्वीप की, और ये ज्वालामुखीय पर्वतमाला है। माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची है और ये ज्वालामुखी रेंज भी है। तंजानिया से ही देखिए एक और झील है टंगनिका, ये विश्व की सबसे लंबी झील है टंगनिका। ये बनाती है बॉर्डर जाम्बिया का, तंजानिया का और साथ ही साथ एक देश है बुरुंडी का। ये बुरुंडी का ये बनाती है, ये झील है टंगनिका, सबसे लंबी ये झील है। जाम्बिया, तंजानिया कॉमन है तीनों प्रमुख झीलों में। और कॉन्गो के बारे में भी हम बात करेंगे, कॉन्गो बड़ा प्रसिद्ध देश है। और देखिए उसके बाद एक तीसरी झील है मालावी, ये बनाती है बॉर्डर जाम्बिया और तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच मालावी। ये 3 झीलें हैं और ऐसा माना जाता है कि ये पट्टी धंस गई है जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे धंसने के कारण ये क्षेत्र बहुत जल्द, जो इलाका है जहाँ पर देखिए नदी कहाँ से जाती है, जहाँ से धंसा हुआ इलाका हो, माना जाता है कि नील नदी इसको काटती जा रही है। 2 हिस्सों में ये हिस्सा कभी अलग हो जाएगा। जिस तरह से भारत से सोमालिया अलग हुआ है, अफ्रीका का यहाँ से भूखंड अलग होने को प्रतीत होता है। 2 देश आपको नजर आ रहे होंगे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये कभी एक ही देश हुआ करते थे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसका नाम रोडेशिया हुआ करता था, उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया बना जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया बना जिम्बाब्वे। इन दोनों के बॉर्डर पर एक नदी बहती है जिसका नाम है जिम्पैंजी। जाम्बिया नदी है, शायद जिम्पैंजी कुछ ऐसा नाम है। यहाँ से बॉर्डर बनाती है वो नदी बहती है। तो अब हम बात करते हैं वर्षा वनों की। आप एक बार फिर से यहाँ पर आइए, ये पॉलिटिकल व्यूज मैंने आपको बताया। वर्षा वन की अगर हम बात करें तो वर्षा वनों के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जानवरों की संख्या आपको मिलेगी। सवाना का जंगल इसके ऊपर ही है, आपने अक्सर सुना होगा वाइल्ड डिस्कवरी बेरी ग्रिल्स को। अगर आप अफ्रीका के जंगल में घूम जाएं तो आप नदी के साथ साथ नदी के बहाव की दिशा में मत जाइए। अफ्रीका में ज़्यादातर नदियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं, आप नदी के बहाव के विपरीत चलिए, हो सकता है किसी कुंड में वो मिल जाए। एक्चुअल में वो बात बेरी ग्रिल्स ने सवाना के जंगल के लिए कही थी। आप ध्यान से देखिए, सवाना का जंगल जहाँ पर बहुत ज़्यादा खोज बाकी है। इन क्षेत्रों में एक रेंज है कटंगा रेंज यहाँ पर पड़ेगी। देखिए ये क्षेत्र है कटंगा रेंज का, मैं आपको दिखा दूँ मैप में। यहीं पर भविष्य की तलाश की जाती है। माना जाता है कि ये कॉन्गो के से सटा हुआ है, जाम्बिया कॉन्गो से सटा हुआ क्षेत्र कटंगा। देखिए ये कटंगा क्षेत्र माना जाता है कि इसके नीचे बहुत सारे सोने और हीरे का भंडार है। इतना हीरे का भंडार, विश्व का लगभग 50 से 60% से भी ज़्यादा सोने और हीरे का भंडार यहाँ पर है, जिसकी अभी खोज नहीं हुई है। तो कटंगा रेंज में देखिए कोबाल्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का उत्पादन कॉन्गो करता है, मैं आपको बता दूँ। तो बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर है कटंगा क्षेत्र से। उम्मीद भी है कि भविष्य की सारी जरूरतों को ये पूरा करेगा। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से रहस्यमयी जगह अभी बाकी हैं, आप देखते जाइए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉन्गो की। कॉन्गो महाद्वीप आपको दिख रहा है कि वर्षा वन और सवाना वन से सटा हुआ इलाका है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। और कॉन्गो रेंज में एक जब ज़्यादा जंगल होगा तो जनजाति भी होगी। भाई जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। और जनजाति में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पिग्मी नाम की जनजाति पाई जाती है। पिग्मी कॉन्गो रेंज में आपने कई बार सुना होगा, कॉन्गो में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और अभी हमने बताया संसार में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। यहाँ पर एक नदी है, कॉन्गो जो देश है वो कॉन्गो नदी के किनारे ही बसा है। यह कॉन्गो नदी, ये अफ्रीका की नील नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी की जो सहायक नदियां हैं उसी के किनारे पूरा कॉन्गो बसा है। कुछ इस तरह से देखिए, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, कॉन्गो नदी के किनारे ही बसा है। पूरा देश ही कॉन्गो नदी के किनारे बसा है। कॉन्गो वो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आपने कई बार परीक्षा में सवाल सुना होगा, कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? राइट आंसर इज कॉन्गो। कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 हिस्सों में काटती है और उसके बाद वो गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। तो आप समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों कॉन्गो नदी के बाद अफ्रीका में जो
प्रसिद्ध नदियां हैं उनमें है एक नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी पर एक गिरती है। नाइजीरिया में नदी बहती है, देखिए नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर नदी, देखिए कोंगो नदी के बारे में एक बात और मैं बता दूं, कोंगो नदी की इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता के मामले में अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कोंगो है। नील नदी वहाँ पर भी नहीं है। नील नदी की इतनी ट्रिब्यूटरीज है नहीं, क्योंकि नील नदी अक्सर वो सहारा रेगिस्तान की तरफ बहती है, ऊपर का इलाका सहारा का है, सहारा रेगिस्तान की तरफ बहती है और सहारा रेगिस्तान में कोई ट्रिब्यूटरीज मिलने की संभावना नहीं है। अकेली नदी है जो सबका भरण पोषण करती है, इसीलिए मिस्र का वरदान भी कहलाती है। तो ये नदी जो आप देख पा रहे हैं, नील नदी की ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज नहीं है, इसने अकेले ही सारे रेगिस्तान का भार सह रखा है। वहीं दूसरी ओर कोंगो जहाँ पर बहती है वहाँ पर लगातार बरसात के कुंड बनते हैं और नदियाँ उनमें मिलती रहती है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता ये तय करती है। या फिर आप अगर आप इसको अमेजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं अफ्रीका की सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी कोंगो नदी। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहती है, मैं आपको ये बता दूं, और नाइजर नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाइजीरिया में एक इबादान नाम की जगह है जहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं, यहाँ पर तेल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अफ्रीकन देशों में जहाँ पर देखिए रेगिस्तान है वहाँ पर प्रोडक्शन तेल का बहुत ज़्यादा होता है, उनमें अल्जीरिया एक प्रसिद्ध देश भी है। अल्जीरिया में बहुत ज़्यादा, मतलब अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है ऑयल का वो अल्जीरिया में होता है, क्रूड ऑयल का। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो अल्जीरिया में होता है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। एक और नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है यहाँ की, क्योंकि वहाँ पर गोरे लोग ज़्यादा रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 70% आबादी अश्वेत लोगों की है। तो देखिए साउथ अफ्रीका में जो जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण पाई जाती है, यहाँ पर वेल्ड परिवेश तुल्य जलवायु पाई जाती है। वेल्ड परीक्षा में कई बार पूछा था, वेल्ड कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका की भीतरी सीमा के अंदर 2 देश और हैं। कल हमने इटली की बात करी थी, वैसे साउथ अफ्रीका में एक है स्वाजीलैंड और एक है लुसोथो। तो लुसोथो से एक नदी निकलती है ऑरेंज नदी, और वो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। लुसोथो नदी, लुसोथो से निकलती है ऑरेंज नदी। और साउथ अफ्रीका में आप देखिए, साउथ अफ्रीका का मौसम सुहावना होने की 2 वजह है। एक तो ये भी है कि यहाँ पर देखिए पूरब में एल्गोहास धारा बहती है और पश्चिम में पेंगुइन धारा। तो आपने देखा साउथ अफ्रीका के बारे में, जो जिसका मौसम सुहावना पेंगुइन धारा पश्चिम में और पूरब में एल्गोहास धारा के कारण होता है। आपको दोस्तों एक दोस्त देश दिख रहा होगा मोजाम्बिक, जिसको भारत अक्सर दाल निर्यात करता हुआ भी आपको दिखता होगा। मोजाम्बिक से जो मुख्य भूमि है मेडागास्कर जो सबसे बड़ा द्वीप है, मोजाम्बिक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। मोजाम्बिक जल संधि के माध्यम से ये अलग होता हुआ आपको नजर आता होगा। देखिए आप देख पा रहे हैं मोजाम्बिक से ये अलग होता हुआ दिख रहा होगा आपको। अब देखिए हम बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया के बारे में हमने बताया आपको, तंजानिया में यहाँ पर 2 द्वीप हैं तंजानिया के पूर्व में, पेम्बा और जंजीबार। ये संसार का 90% लौंग इलायची प्रोड्यूस करते हैं। भूमध्य सागर भूमध्य रेखा, गर्मी, नारियल, लौंग, गरम मसाले, तो आप समझ गए होंगे। तंजानिया की राजधानी है डोडोमो, बड़ा प्रसिद्ध है। 3 झील यहीं से निकलती हैं, 3 झील के बॉर्डर यहाँ से बनते हैं, और किलिमंजारो भी यहीं पर है। और साथ ही साथ देखिए, हाँ हम कोंगो की बात कर रहे थे। कोंगो में जो विभिन्न प्रकार के जंगल, घना जंगल, इस तरह की जो जैव विविधता पाई जाती है, इस कारण इसे संसार का विशालतम चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ अगर आप आएंगे तो वर्षा वन के ऊपर जो जंगल, वर्षा वन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सवाना के ऊपर ज़्यादातर इलाका इसका रेगिस्तानी है। अफ्रीका में मात्र 10% भूमि ऐसी होगी जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, उसके अलावा आप खेती नहीं कर सकते। कि उसकी वजह है लगभग 33% एरिया पर तो सहारा है, अत्यधिक वर्षा बीच में है, नीचे भी जो पठार, यहाँ पर पर्वत नहीं है लेकिन पठार बड़े ऊपर खाबड़ है। आप 2 नदियों को छोड़ दो, अगर कोंगो तो सबसे बड़ी नदी है जो नौकागम्य है, और नील, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर किसी भी नदी में आप नाव तक नहीं चला सकते, इस तरह से ऊबड़ खाबड़ मैदान है। 10% इलाका ही मात्र ऐसा होगा जहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। और रेगिस्तान के जो ऊपर सहारा, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं उन प्रदेशों को कहा जाता है सोहेल प्रदेश। आप नक्शे में देखिए, मानचित्र में देखिए, नाइजर, चाड, ऊपर लीबिया, सूडान, अल्जीरिया, माली, ये वो इलाके हैं जो सहारा के अंतर्गत आते हैं। नाइजीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के मामले में,
यहाँ पर दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, हाउसा और फुलानी। इस देश का लगभग 80% जनसंख्या ही जनजातीय है। नाइजीरिया का दक्षिणी क्षेत्र तो सवाना वाला जंगल से भरा हुआ है, सदाबहार, बरसावन और सवाना, और उत्तरी क्षेत्र इसका सहारा रेगिस्तान से बना हुआ है। देखिए नाइजीरिया उत्तर में सहारा रेगिस्तान है, नीचे बरसावन है। तो आप भौगोलिक परिस्थितियाँ जान सकते हैं। ये बरसावन का इलाका है जो भूमध्य रेखा पर है, ऑब्वियसली भूमध्य रेखा पर बरसात होनी है। बाहर उसके सवाना है, ऊपर सहारा रेगिस्तान का इलाका है जिसको हम सोहेल प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ से गरम गरम जो हवाएं हैं ऊपर को जाती हैं, रेत उड़कर जाता है, हर मट्टन ठंडी हवा गर्म आकर नीचे ठंडी भी हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में, हम भूगोल जब पढ़ेंगे तो इन हवाओं के बारे में सब बारे में बात की जाएगी। ऊपर की जलवायु भूमध्य सागर से सटा होने के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु मानी जाती है। यहाँ पर एक पर्वतमाला है एटलस, मोरक्को में। तो मोरक्को में उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ट्यूबकल। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये ट्यूनीशिया है, इन 3 देशों में ये रेंज पाई जाती है एटलस। और एटलस पर्वतमाला बड़ी प्रसिद्ध है अफ्रीका के अंदर, इसकी काफ़ी वैल्यूज है। खनिज संसाधनों की अगर आप अफ्रीका की बात करोगे तो जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में संसार का सबसे ज़्यादा क्रोमियम डेवलप्ड है। तो क्यों डेवलप्ड है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। उपनिवेश रहा अंग्रेजों का, मौसम और जलवायु बाकी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी तो गर्म इलाके हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्रोमियम और प्लेटिनियम दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ की किम्बरले की खान बड़ी प्रसिद्ध है हीरे के लिए। संसार में हीरे का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और दूसरा, यहाँ पर जोहानिसबर्ग को गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की। हम बात कर रहे थे रहस्यमय झीलों की, क्योंकि रहस्यमय झीलें इसलिए हैं, ये नीचे होती जा रही हैं और नीचे होते होते ये इलाका अलग करने वाली हैं सब अफ्रीका को। और भविष्य का द्वीप इसलिए क्योंकि कटंगा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। कई जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। देखिए एक रेगिस्तान है कालाहारी, जो आप बोत्सवाना में पढ़ते हैं, किताबों में जब दिया होता है तो परीक्षा में लिख कर आते हैं बोत्सवाना में है कालाहारी। लेकिन कालाहारी का एक पूरा रेंज है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, तीनों रेंज में पाया जाता है। आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में जो कालाहारी रेगिस्तान है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस रेंज में कौन सी जनजाति पाई जाती है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना है। और आज फिर एक बार निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी जितनी भी होंगी मैं आप तक पहुंचाने का कार्य करता रहूँगा। बस आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक।